लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, लॉ को वायलेट कर रहा है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, है ना। मूवीज़ में, रियल लाइफ में देखा होगा कि पुलिस आती है, लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। बट पुलिस का काम ये नहीं है कि चेक करना कि वो पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। ये काम किसका होता है? कोर्ट का होता है। अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिसाइड करेगी वेदर द एक्यूज पर्सन जिसको अरेस्ट करा गया है इज़ गिल्टी और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि अगर उसके ऊपर कोई क्राइम चार्ज किया गया है तो उसको फ्री ट्रायल मिले, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हो इनोसेंट और उसको आप जेल में डाल दो किसी और को बचाने के लिए या किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो फ्री ट्रायल क्या होता है ये पढ़ेंगे, एफआईआर क्या होती है ये पढ़ेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल फिक्शनल केस दे रखा है कि जो मिसेस शिंदे है, उनको कहीं शादी में जाना होता है तो ये तैयार हो रही होती है, इनकी गोल्ड की चेन जो है वो खो जाती है। तो ये कहती है जो हमारे यहाँ पे काम करने आते हैं काम वाली, उसने चुरा ली होगी, शांति उनका नाम है। ठीक है, और फिर ये चेक करते हैं इसके बैग में शांति के 10,000 रुपये मिलते हैं। तो ये श्योर हो जाती है कि शांति ने चुराए हैं ये गोल्ड की चेन, उसको बेच के उसने 10,000 रुपये कमा लिए। तो पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं जाके, पुलिस जो इनको अरेस्ट कर लेती है, शांति को और इसके भाई को भी। शांति कहती है कि 10,000 रुपये मैंने अपनी सेविंग के रखे हुए हैं, ये मैंने और मेरे भाई ने। बट पुलिस जो है शिंदे जो है उनकी सुन के इनको अरेस्ट कर लेती है दोनों को। और फिर आगे जाके कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पता लगता है कि जिन्होंने चोरी करी है वो कोई और गैंग है यहाँ पे, और वो गैंग पकड़ी लग जाती है। यानी कि जो शांति है और जो उनका भाई है वो बिल्कुल इनोसेंट है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो जनरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स होती हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। इनका काम क्या होता है वो देखेंगे। तो पुलिस का काम है कि किसी भी क्राइम जो कंप्लेंट है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो विटनेस होती है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी जाती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन पे बेसिस पर पुलिस एक ओपिनियन बनाती है, और उस पुलिस को अगर लगता है कि एविडेंस के पॉइंट्स के बेसिस पर कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्ट है, फिर वो चार्जशीट साइन कर देते हैं कोर्ट में। ठीक है, अब पुलिस का जॉब नहीं है ये डिसाइड करना कि पर्सन गिल्टी है इनोसेंट है, ये जज डिसाइड करेगा कि पर्सन जो है वो इनोसेंट है या गिल्टी करेगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पर है, यानी कि जो लॉ है वो सबके ऊपर लगेगा, तो पुलिस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हमेशा लॉ के हिसाब से कंडक्ट होगी और ह्यूमन राइट्स वायलेट उसमें नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मेंशन कर रखी है जिसको हम कहते हैं डी के बासु गाइडलाइंस, कि अगर किसी को हमने अरेस्ट किया है या डिटेंशन में है या इंटेरोगेशन कर रहे हैं किसी इंसान से, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करके पुलिस करेगी। पुलिस को अलाउड नहीं है कि वो किसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान टॉर्चर करे या उसको मारे या उसको शूट कर दे। तो ये जो है राइट्स वायलेट हो जाती हैं इससे अरेस्टेड पर्सन की। तो आर्टिकल 22 इन राइट्स प्रोवाइड करता है इन लोगों को, अरेस्टेड लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रोवाइड करी जाती है। कि क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि आपको क्यों अरेस्ट करा गया, आपको अरेस्ट करने से पहले बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। आपको कस्टडी के टाइम पे टॉर्चर नहीं करा जाएगा, इल ट्रीट नहीं करा जाएगा। और जो आपने कन्फेशंस करी है पुलिस कस्टडी में, वो एज एविडेंस कंसिडर नहीं करे जाएंगे कोर्ट में। और किसी वुमेन को और एक बॉय को अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। और एक आर्टिकल 39A भी है। आर्टिकल 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अगर एक अरेस्टेड पर्सन पुअर है या किसी और वजह से वो एक लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको एक लॉयर हायर करके दे। अब जो विटनेसेस हैं वो एक्यूज के अगेंस्ट एक एफआईआर साइन करवाते हैं। अब जो विटनेस है वो पुलिस के पास आके एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। एफआईआर में जनरली डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस मेंशन होता है, डिटेल्स मेंशन होते हैं, बेसिक फैक्ट्स ऑफेंस के, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, और अगर पता है कि एक्यूज पर्सन कौन है वो मेंशन करा जाता है और विटनेस के नाम मेंशन करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखो, जो क्रिमिनल ऑफेंस है अगर वो हुआ है तो एक पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, कि अगर आप कोई क्राइम करो तो पूरी सोसाइटी उसको भुगतती है, सिर्फ विक्टिम ही नहीं भुगतते हैं। ठीक है, तो
whatever crime is committed, it is not against the affected victim but against the society as a whole. तो जो अभी क्राइम पढ़ा था हमने, उसको हम मिसेस शिंदे वर्सेस शांति केस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टेट वर्सेस शांति केस, ठीक है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो स्टेट के इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। शांति को एक लॉयर दिया जाएगा क्योंकि पुअर है तो इसलिए इसको लॉयर प्रोवाइड किया गया, बिकॉज शी कांट अफोर्ड हायरिंग ए लॉयर, फाइन। तो प्रोसिक्यूटर का रोल तब स्टार्ट हो जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट कर लेती है, उससे पहले कोई काम नहीं होता प्रोसिक्यूटर का। प्रोसिक्यूटर को जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हेल्प नहीं होती। प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है सिर्फ स्टेट की हेल्प से। As he is the officer of court, it is his or her duty to act impartially. प्रोसिक्यूटर को इम्पार्शियल एक्ट करना पड़ता है, पूरे फुल और मटेरियल फैक्ट के साथ, विटनेसेस एविडेंस के साथ कोर्ट में आना होता है और फिर केस को डिफेंड करना होता है। अब है जज एक एम्पायर की तरह है, जो कि एक गेम में एम्पायर होते हैं। वो ट्रायल को कंडक्ट करवाता है इम्पार्शियली एक ओपन कोर्ट में। जज जो है विटनेस की बात भी सुनता है, जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूटर ने दी उनकी, और डिफेंस की बात भी सुनता है। फिर डिसाइड करते हैं कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो गिल्टी है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड और लॉ के अकॉर्डेंस में, ठीक है। अगर वो एक्यूज जो है वो कन्विक्टेड है कि हाँ वो पता लग गया कि ही इज़ गिल्टी या ही और शी इज़ गिल्टी, तो जज उनको सेंटेंस दे देते हैं, पर्सन को जेल भेजो, फाइन इम्पोज करो या दोनों चीज़ करो, डिपेंडिंग क्या लॉ क्या कहता है, ठीक है। फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल मतलब देखो, अगर मान लो शांति का केस ही अगर लेते हैं, मान लो शांति को जो है चार्जशीट नहीं प्रोवाइड करी और विटनेस ने क्या बोला उसके अगेंस्ट वो नहीं बताया गया, उनका ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं करा गया, सीक्रेट लोकेशन में करा गया। या व्हाट इफ़ शांति के जो लॉयर हैं उनको टाइम ही नहीं दिया गया कि आप प्रोसिक्यूशन देखो, अपनी केस में इन्वेस्टिगेट करो, ये होता तो ये अनफेयर ट्रायल होता। क्योंकि ट्रायल जो है वो फ्री होना चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन की राइट है, लाइफ है, उसको आप तभी ले सकते हो किसी रीजनेबल जस्टिस लीगल प्रोसीजर से, ये है ना। तो फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 21 में होना चाहिए। अब लाइफ कैसे ले सकते हैं? अगर कोई बंदा इंसान गिल्टी है तो उसको डेथ सेंटेंस बना दिया जाता है, तो राइट टू लाइफ चली गई, तो वो तो एक रीज़नेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर से है, वरना यू कांट टेक समबडीज़ लाइफ, ठीक है। अब ये फ्री ट्रायल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट तो शांति को चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और एविडेंस जो बताया गया कि भाई ये बोला है तुम्हारे अगेंस्ट में, ठीक है। ओपन कोर्ट में ट्रायल फाइल किया गया था, पब्लिक व्यू या पब्लिक भी थी। जो इसके ब्रदर थे सुशील, उनको बोला गया कि ठीक है तुम कोर्ट अटेंड कर सकते हो, तुम सुन सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो ट्रायल है वो एक्यूज की प्रेजेंस में हुआ था, जो कि उनके लॉयर ने डिफेंड करा था, तो उन एक्यूज को भी एक लॉयर प्रोवाइड किया गया था, उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई थी क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कि क्या विटनेस बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द लॉ स्टेट्स दैट irrespective of the class, caste, gender, religion and ideological background, everyone should get a free trial. The rule of law which says that everyone is equal before the law and would not make such sense if every citizen were not guaranteed a fair trial. अगर सिर्फ फेयर ट्रायल सबको नहीं मिल रहा तो रूल ऑफ लॉ कहाँ लग रहा है? क्योंकि लॉ के अंदर मेंशन्ड है कि सबको जो है फेयर ट्रायल मिलना चाहिए।